नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम एक बिल्कुल ही पूरा समग्र रूप से अध्ययन करना चाहेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास का। अगर हम देखना चाहें हिंदी साहित्य के इतिहास को संपूर्ण रूप से एक ही पूरे शाम पट पर रखना चाहें तो किस ढंग से हम देख सकते हैं, वो हम इस कक्षा में देखने वाले हैं। कि अगर आपको महज 5 या 10 मिनट के अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना हो संक्षिप्त रूप से, तो हम किस प्रकार से उसे देखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा कि हमने अध्ययन किया था, हमारी पूर्व कक्षा में अध्ययन किया था कि अलग अलग विद्वानों द्वारा इतिहास लेखन की पूरी एक परंपरा है, विस्तृत परंपरा है। और उस परंपरा में अलग अलग इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का जो 1000 वर्षों का इतिहास है उसमें अलग अलग नामकरण किए, कालखंड विभाजन किए हैं, जिसके आधार पर हम मोटा मोटा विभाजन करते हैं तो वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल। आदिकाल का समय अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं इसको 1075 विक्रम संवत से आरंभ करते हुए 1050 विक्रम संवत से आरंभ करते हुए 1375 विक्रम संवत तक ले जाते हैं। रामकुमार वर्मा इसको ले जाते हैं 750 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत तक ले जाते हैं। गणपति चंद्र गुप्त इसको 1184 विक्रम संवत से आरंभ करते हैं। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषा है, लेकिन अगर हमें मोटी परिभाषा, अगर हमें मोटा अनुमान लगाते हैं तो आदिकाल रहता है हमारे 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक का समय। हम इसको आदिकाल को मान सकते हैं। आदिकाल का जो कालखंड विभाजन है वो इस प्रकार से रहेगा। उसके उपरांत जो आने वाला समय है वो है रहता है हमारा भक्ति काल। इसके अंदर जो मैं आपको समय बता रहा हूं वो एक सर्वमान्य समय माना जाएगा, और उसके साथ में जो नामकरण दे रहा हूं वो भी एक सर्वमान्य नाम ही इसके अंदर दिए गए हैं। भक्ति काल की जो समय सीमा मानी जा सकती है वो मानी जा सकती है 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी। इसके उपरांत हम चलेंगे रीतिकाल। रीतिकाल के जो समय सीमा रहेगी 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी। और उसके उपरांत आधुनिक काल, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्य काल भी कहते हैं। इसकी जो सीमा है 1850 ईस्वी से लेकर वर्तमान, यानी आज अगर हम बात कर रहे हैं सन 2020 ईस्वी में, तो 2020 ईस्वी तक इसको माना जा सकता है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालखंडों में विभाजन हो गया। अब हम हर एक का विस्तृत रूप से देखेंगे कि एक कक्षा के अंदर आप संपूर्ण रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को किस ढंग से देख सकते हैं। तो आदिकाल का जो विभाजन किया गया वो हम देखेंगे, तो कुल मिलाकर 6 अलग अलग शाखाओं में इसका विभाजन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्धों की संख्या कितनी थी? सिद्ध थे कुल संख्या में 84 सिद्ध थे। उन 84 सिद्धों द्वारा अपने संप्रदाय के प्रचार के लिए जो साहित्य लिखा गया उसको हम सिद्ध साहित्य कहते हैं। बौद्ध धर्म से निकला हुआ सिद्ध साहित्य, सिद्धों की संख्या 84 और लिखा गया सिद्ध साहित्य। दूसरा जो साहित्य इसमें नाथ साहित्य, सिद्धों की ही एक शाखा के रूप में विकसित थे। 9 नाथ थे, संख्या में 9 नाथ थे, और इनके द्वारा जो लिखा गया साहित्य वो नाथ साहित्य कहलाता है। इसके जो प्रवर्तक है वो गोरखनाथ कहलाते थे। फिर आता आपके तीसरे नंबर का, ये सारे हम आदिकालीन साहित्य में देख रहे हैं, जैन साहित्य। जैन साहित्य, जितने भी जो जैन धर्मावलंबी हुए उनके द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो लिखा गया साहित्य था वो था जैन साहित्य। उसके बाद में रासो साहित्य। रासो साहित्य में आपके जितना भी जो साहित्य हो गया, जिसमें बीसलदेव रासो हो गया, परमाल रासो हो गया, खुमाण रासो हो गया, आपका पृथ्वीराज रासो हो गया, महत्वपूर्ण जो रासो ग्रंथ हो गए, जयमयंक, जस चंद्रिका हो गए, ये सारे के सारे रासो साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। पांचों में आपके देखेंगे हम लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में अगर हम बात करें, डोला मारूरा दुहा, अमीर खुसरो की पहेलियां, ये सारे हम लौकिक साहित्य में लेंगे। और छठे में हम लेंगे गद्य साहित्य, जिसमें कुछ एक रचनाएं ली जा सकती है, जिसमें चंपू साहित्य, राउल वेल आदि लिए जा सकते हैं। तो ये हमने देखा है आदिकाल। ठीक है, अब हम देखेंगे भक्ति काल। भक्ति काल का विभाजन किस प्रकार से किया है। भक्ति काल का जो कालखंड विभाजन है वो 1350 से 1650 के मध्य है। भक्ति काल का इस प्रकार से विभाजन होगा। भक्ति काल को हम 2 भागों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्गुण भक्ति धारा। इधर बात करते हैं हम सगुण भक्ति धारा। नामकरण किए गए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, और इसी के अनुसार आगे से आगे क्रम भी चलता रहता है। निर्गुण भक्ति धारा में भी जो पुनः 2 विभाजन होते हैं। पहला है ज्ञानाश्रयी धारा, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा,
जिसको हम संत काव्य भी कहते हैं, और जिसके प्रमुख कवि है कबीरदास जी। इधर हम देखते हैं प्रेमाश्रयी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा जिसे हम सूफी काव्य भी कहते हैं, और इसके प्रमुख कवि है जायसी। फिर उसके बाद में आते हैं सगुण भक्ति धारा में। सगुण भक्ति धारा के भी दो भाग बांटेंगे, राम भक्ति और दूसरा जो भाग है कृष्ण भक्ति। वैसे भक्ति तो अलग अलग सबकी रही होगी, माता की भक्ति भी रही होगी, विष्णु की भक्ति भी रही होगी, लेकिन मूल रूप से जो अधिकांश जो ग्रंथ लिखे गए वो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति धारा में लिखे गए। तो राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि है तुलसीदास। कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि है वो है सूरदास। तो भक्ति काल का इस प्रकार से विभाजन होगा, और इस रंग से आपके प्रश्न भी बनते रहेंगे। तो ये विभाजन किया गया है भक्ति काल में। फिर हम बात करते हैं रीति काल में। रीति काल में वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी मिश्र बंधु से कई सारे उदाहरण लेते हुए अपने रीति काल का विवेचन लिखा था। आगे चलते हुए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नाम का ग्रंथ लिखा था, जिसमें रीति काल को प्रवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा था। जिसमें सबसे पहले जो प्रवृत्ति आती है रीति। रीति का मतलब होता है लक्षण ग्रंथों की रचना। ऐसे ग्रंथ जिसमें किसी काव्यांग में रस छंद अलंकार, इनको काव्यांग कहते हैं, किसी काव्यांग की परिभाषा के साथ में उदाहरण भी आ जाते थे, ऐसे ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ कहते थे। ऐसे ग्रंथों की रचना इस समय में काफी हुई थी, और ये लक्षण ग्रंथ की रचना करना ही एक रीति बन गई थी, अतः इसको रीति काल कहा गया। तो इसमें जो अलग अलग कवि थे, तो कुछ रीति का पालन करते थे, कुछ पालन नहीं करते थे, और कुछ जानते हुए भी पालन नहीं करते थे। उसके आधार पर 3 अलग अलग विभाजन किया गया। तो सबसे पहला जो विभाजन किया गया वो है रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि, ये कवि ऐसे कवि थे जो रीति को जानते थे और रीति का प्रयोग अपने ग्रंथों में भी करते थे, यानी लक्षण ग्रंथों की रचना करते थे, जिसके अंदर आपके केशव हो गया, चिंतामणि हो गए, देव हो गए, ये सारे के सारे कवि कहलाते हैं आपके रीतिबद्ध कवि। दूसरे कवि है रीति सिद्ध कवि, जो रीति से परिचित तो थे, लेकिन उनका प्रयोग, रीति का प्रयोग अपने ग्रंथ में नहीं करते, स्वतंत्र रूप से रचना करते थे। उसमें आपके सबसे बड़ा नाम हो गया आपके बिहारी। और तीसरा जो है रीति मुक्त कवि, जो रीति के बंधन से पूर्णतया मुक्त थे। उन्होंने किसी लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की और अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार लेखन किया करते थे। वो रीति मुक्त कवि, जिसके अंदर आते हैं आपके आलम, बोधा, गणानंद और ठाकुर। इस प्रकार से हमें कवि देखने को मिलते हैं रीति काल में। ठीक है, ये इस रंग से विभाजन किया। और अब हम बात करते हैं आधुनिक कालखंड की। आधुनिक कालखंड में हम बात करें तो आरंभ करते हैं इसको भारतेंदु युग से आरंभ करेंगे। आधुनिक कालखंड को प्रवृत्ति के आधार पर नहीं बांटेंगे, क्योंकि प्रवृत्ति के आधार पर देखें तो गद्य की प्रवृत्ति काफी अधिक रही थी। गद्य की प्रवृत्ति हम देखते हैं भारतेंदु युग से देखते हैं, लेकिन इस आधार पर हम देखते हुए अब इसको समय के आधार पर बांटेंगे। ये देखो, हमने ये तीनों प्रकार के देखे, तो उसी ढंग से आधुनिक काल में समय के आधार पर बांटते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नाम पड़ा था, और भारतेंदु ने ही इसे एक तरह से पुनर्जागरण काल कहा जा सकता है। और इसका जो समय रहा था 1850 से लेकर 1900 ईस्वी का समय रहा था। गद्य की रचनाओं की प्रबलता हुई तो एक भारतेंदु मंडल की स्थापना हुई थी, और भारतेंदु जी अपने ही धन से लोगों को प्रेरित करते थे, अपनी पत्रिकाओं में इसकी प्रकाशन करवाते थे और अधिक से अधिक हिंदी का प्रसार करवाते थे। इसलिए इसको काल को भारतेंदु युग कहा जाता है, जो 1850 से 1900 तक का समय होता है। दूसरा जो समय है वो है द्विवेदी युग। द्विवेदी यानी कौन से द्विवेदी? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पत्रिका सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा का परिष्कार किया और उसको सही रूप में लिखना सिखाया, तो इसको द्विवेदी युग कहता है। और इसका जो समय है सन 1900 से लेकर 1918 तक का जो समय कहलाता है वो कहलाता है द्विवेदी युग। तीसरा जो युग कहलाता है छायावाद। छायावाद के जो स्तंभ कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद मैथिली, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा, इन चारों को स्तंभ माना जाता है छायावाद का। छायावाद का जो समय है वो है 1918 से लेकर 1936 ईस्वी। चौथा जो समय है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का समय माना जाता है 1936 से लेकर 1943 ईस्वी।
प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन पेरिस में जब इसकी 1935 में स्थापना हो गई थी और भारत में इसकी संस्था की स्थापना हुई थी 1936 में और पहला अधिवेशन किया गया था 1936 में लखनऊ के अंदर प्रेमचंद के अध्यक्षता में किया गया था। तभी से एक प्रगतिवाद की शुरुआत मान ली जाती है और शोषक और शोषित की चर्चा की जाती है, शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव प्रकट किया जाता है। इस प्रगतिवाद में बहुत सारी रचना लिखी गई थी और छायावाद के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या हम बात करें सूर्यमित्रानंदन पंत ने भी इस प्रगतिवाद में काफी कुछ लिखा। शिव मंगल से सुमन की बात कर सकते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की बात कर सकते हैं, तो काफी कवियों ने इस प्रगतिवाद में लिखा है। फिर आगे हम चलते हैं प्रयोगवाद। अज्ञेय का ये प्रमुख रूप से वाद गिना जा सकता है। प्रयोगवाद यानी तार सप्तक की रचना के साथ में प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। 1943 से आरंभ हुआ, जो लगातार चलता रहा था। तार सप्तक की रचना, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक आदि की जो रचनाएं थी उससे हम उससे प्रयोगवाद का आरंभ मान सकते हैं। प्रयोगवाद के बाद में आगे चलती है नई कविता, जो 1951 से माना जा सकता है, जो आज तक भी चलती है। अब आप ऐसा न मानिए कि जैसे प्रगतिवाद 1936 में शुरू हुआ तो 1943 में खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, प्रयोगवाद 1943 से चालू होकर 1951 में खत्म हो गया। 1943 में पहला सप्तक छपा यानी तार सप्तक छपा, 1951 में दूसरा सप्तक छपा, 1959 में तीसरा सप्तक छपा, 1978 में चौथा सप्तक छपा। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रयोगवाद केवल बस 1951 में समाप्त हो गया, यानी ये धारा एक बार चल पड़ी है तो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। फिर नई कविता हो गई, नवगीत आंदोलन हो गया, अ कविता हो गई, सह कविता हो गई, सचेतन कविता हो गई, यानी कई रूप विकसित होते रहे हैं और निरंतर ये जो काव्य का प्रवाह वो निरंतर आगे से आगे बढ़ता रहा है। तो हमने इस शॉर्ट लेकिन एक बहुत ही अच्छी कक्षा के अंदर इसमें जाना, शुरू से लेकर अंत तक आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के जो विभिन्न आयाम है, बहुत ही शॉर्ट के अंदर हमने इस पूरी कक्षा को देखा। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कक्षा से अवश्य लाभ हुआ होगा। इस कक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न है या फिर कोई भी आपका हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपनी राय इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने मित्रों और अपने सहपाठियों के बीच में, ताकि और अधिक विद्यार्थी हिंदी साहित्य में रुचि ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।